जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर रिस्क स्कोरिंग के बारे में। कस्टमर रिस्क स्कोरिंग, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का एक बुनियादी और अहम पार्ट है। कस्टमर रिस्क स्कोरिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बात का डिसाइड करते हैं कि किसी कस्टमर का रिस्क क्या होगा, उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या होगी और क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने उस कस्टमर के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप कायम कर सकता है या नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस लेवल पे और कितना उनका बिजनेस होगा उस कस्टमर के साथ। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर की रिस्क कैटेगरी पे डिपेंड करती हैं, जिसे हम कस्टमर रिस्क स्कोरिंग कहते हैं। कस्टमर रिस्क स्कोरिंग डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसमें हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये रिस्क तयन किया जाता है या इस रिस्क का अंदाज़ा लगाया जाता है। बेसिकली कुछ चीज़ें तो इनमें सेम है। फॉर एग्जांपल कस्टमर की एज, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आइदर कस्टमर एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है, तो उसका एक अलग रिस्क स्कोर होगा। ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले कस्टमर की एज आती है और उसके बाद कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आएगा कि आइदर कस्टमर एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है, और अगर एम्प्लॉय नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं है, तो क्या उसका अपना बिजनेस है। अगर बिजनेस नहीं है तो कस्टमर क्या करता है, और उसके बाद फिर कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड। अब सोर्स ऑफ फंड में ये एम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट होता है। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ, ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो ओवरऑल फिर फंड्स का डिस्कस किया जाता है कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आते हैं उस कस्टमर के। तो ये भी एक रिस्क कैटेगरी ओवरऑल तयन करने में एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कस्टमर का रिस्क तयन करने में या उसका अंदाज़ा लगाने में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले एज कस्टमर की, ये एक कैटेगरी हो गई। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की एज 18 से 20 या 18 से 22 साल है तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी कंसिडर होगी, और फिर 23 से 40 तक एक डिफरेंट कैटेगरी होगी, 41 से 60 तक एक डिफरेंट कैटेगरी होगी। तो इस तरह कैटेगरीज को ड्राइव किया जाता है और उसकी एक हर कैटेगरी में डिफरेंट स्कोर असाइन किया जाता है कस्टमर को। फॉर एग्जांपल लो रिस्क के लिए 1 स्कोर हो सकता है, मीडियम रिस्क के लिए 2 हो सकता है और हाई रिस्क के लिए 3 हो सकता है। तो ये एक अकेली कैटेगरी सिर्फ इस चीज़ को डिसाइड नहीं करती कि कस्टमर का रिस्क स्कोर क्या होगा। ये सारी ओवरऑल कैटेगरीज मिल के कस्टमर का फाइनल रिस्क स्कोर असेस करती हैं, और फिर उस बुनियाद पे कस्टमर को रिस्क स्कोर असाइन किया जाता है या उसकी रिस्क कैटेगरी असाइन की जाती है उस स्कोर की बुनियाद पे। तो सबसे पहले एज हो गई। अब ये पॉसिबल है कि अगर कस्टमर की एज में कस्टमर हाई रिस्क है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की एज 60 या 60+ है, और लेकिन बाकी जगहों पे कस्टमर लो रिस्क है, तो ओवरऑल कस्टमर का रिस्क स्कोर लो हो सकता है या मीडियम हो सकता है। किसी एक कैटेगरी में अगर कस्टमर का रिस्क स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है और बाकी सब में लो है, तो ओवरऑल लो या मीडियम रिस्क होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है। कुछ कैटेगरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को फ्राहम कर रहा है, या कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट उस कंपनी का या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज़ करना है। अगर ये एक सिंपल बैंक अकाउंट है तो हो सकता है एज बहुत ज़्यादा मैटर ना करे, लेकिन अगर ये कोई VASP है या कोई मनी सर्विस बिजनेस है तो फिर ये कस्टमर की एज भी वहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो सर्विसेज बिजनेस है, जैसे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, और वहाँ पे कस्टमर की अगर एज 70+ है, तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी होगी उस कस्टमर के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर कोई एजड पर्सन है और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी एक न्यू टेक्नोलॉजी है और कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी होगी, क्योंकि 70 ईयर की एज में क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा होना या इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना इन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। ऑल्दो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक हाई रिस्क कैटेगरी होगी। एज का एक फैक्टर हो गया, ये कैटेगरी होगी। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उस वक्त कस्टमर क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है। अगर एम्प्लॉयड है तो फिर किस सेक्टर में है, ये एक डिफरेंट कैटेगरी होगी। अगर कस्टमर अनएम्प्लॉयड है या फिर उसका अपना बिजनेस है, और बिजनेस है तो फिर किस इंडस्ट्री में बिजनेस है, और अगर एम्प्लॉयड है तो वो किस इंडस्ट्री में है। अब उसमें फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उसका अपना रिस्क स्कोर होता है। अगेन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे रेगुलेटेड है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे गैम्बलिंग या कैसीनो इलीगल है, तो अगर कोई कस्टमर गैम्बलिंग या कैसीनो का उसका बिजनेस है, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान में रेगुलेटेड है
वो उस कस्टमर को डील नहीं करेगा, उसके लिए वो प्रोहिबिटेड लिस्ट होगी। हाई रिस्क से भी ऊपर एक लिस्ट होती है प्रोहिबिटेड, जिससे कस्टमर को डील नहीं किया जाता या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। अब हम देखते हैं उसमें इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में फिर कस्टमर किस इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, किसी प्रीशियस मेटल इंडस्ट्री में है, किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी डिफेंस इंडस्ट्री में है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी इस चीज़ का तयन करती हैं कि कस्टमर कौन सी रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कस्टमर का फंड कहाँ से आ रहा है। अब ये पॉसिबल है कि कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम तो उसकी सैलरी हो, लेकिन उसका जो फंड है वो किसी दूसरी जगह से आ रहा हो। फॉर एग्जांपल उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या उसने किसी से लोन लिया है। जैसे नॉर्मली होता ही है कि अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है या किसी ने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो वो उसके लिए लोन ले लेते हैं, तो वो लोन उसका सोर्स ऑफ फंड होगा उस स्पेसिफिक फंड के लिए। तो ये चीज़ भी डिसाइड करती है कि कस्टमर का रिस्क स्कोर क्या होगा। तो सोर्स ऑफ फंड देखना पड़ता है कि सोर्स ऑफ फंड कहाँ से कस्टमर के पास है। क्या वो गिफ्ट है, क्या उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी उसने सेल की है, लोन है, या उसकी अपनी सेविंग है, या जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से कस्टमर ने वो फंड लिया है। तो ये चीज़ें भी रिस्क कैटेगरी को डिफाइन करती हैं या उसमें एक फैक्टर, उसमें एक रोल अदा करती हैं। इसके बाद कस्टमर की सिटीजनशिप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, जैसे आप लेट्स सपोज वेस्टर्न यूनियन में हैं और वहाँ पर उनके मल्टीपल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, या किसी आप वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर में हैं, या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में है, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वाइज है, पेपाल है, अगर आप उसमें, तो फिर वहाँ पे देखा जाता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो कहाँ के सिटीज़न हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कस्टमर का रिस्क डिसाइड करने में, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो फेटफ की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में है, या किसी और कंट्री की सैंक्शन लिस्ट में है, जैसे यूएन की या यूएस की या फिर ईयू की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे अगर किसी यूरोपीय यूनियन की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो देखते हैं किसी भी कंट्रीज़ का रैंकिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, तो वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि ये कंट्री कौन सी लिस्ट में आता है, इसका रिस्क क्या है। लेट्स सपोज अगर वो रशिया या बेलारूस का नेशनल है तो उसका रिस्क स्कोर फिर काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रीज़ ऑलरेडी सैंक्शनड हैं और इनके मामलात, इनके साथ बिजनेस करना काफ़ी रिस्की होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कस्टमर की रेजिडेंसी उस वक्त कहाँ पे है। अगर कोई रशियन कस्टमर है, रशियन नेशनल है, लेकिन वो उस वक्त किसी और कंट्री में रह रहा है, फॉर एग्जांपल यूके में या किसी और जर्मनी या किसी और यूरोपियन कंट्री में जो सैंक्शन नहीं है, तो फिर उस कस्टमर का रिस्क स्कोर फिर रेजिडेंस के हवाले से लो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर नेशनल भी रशियन है और उस वक्त रिजाइड भी रशिया में कर रहा है, तो नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस कस्टमर के साथ डील नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया अंडर सैंक्शन है और वो कस्टमर जो है उस वक्त रशिया में ही बेस कर रहा है, तो इसलिए यूजली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके साथ डील नहीं करेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर रेगुलेटेड है, क्या जिस कंट्री में वो रेगुलेटेड है वो कंट्री रशियन कस्टमर को अलाउ करता है या नहीं करता है, या जो भी सैंक्शन कंट्री है उसे अलाउ करता है या नहीं करता। जनरली सैंक्शन कंट्रीज के जो नेशनल्स हैं और रिजाइड भी उसी कंट्री में कर रहे हैं जो सैंक्शन कंट्री है, तो उनके साथ डील नहीं किया जाता। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस कंट्री में रजिस्टर्ड है और कहाँ पे रेगुलेटेड है, तो ये उसकी फिर रिस्क एपेटाइट और उस कंट्री की रिस्क एपेटाइट पे और वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप उस कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर कस्टमर का मंथली वॉल्यूम या ईयरली वॉल्यूम भी पूछा जाता है कि वो कितनी अमाउंट उसने ट्रांसफ़र करनी है या कितनी अमाउंट तक उसने उस इंस्टीट्यूशन को यूज़ करना है। और लास्टली प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट उस कंपनी में या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज़ करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात काफ़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को। उसमें अब काफ़ी जैसे रेवोलूट है वो अपने कस्टमर को नॉर्मल मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ वो सेविंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और थर्ड वो एक्सचेंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, जहाँ पे वो यूरो से किसी और यूरोपियन करेंसी में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे CHF है या CZK है या डिफरेंट और करेंसीज हैं, या GBP में कन्वर्ट कर लें, यूरो को ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, या डिफरेंट करेंसीज में आप चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रेवोलूट आपको क्रिप्टो करेंसी परचेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कस्टमर का अल्टीमेट गोल क्या है, और ये सारे सवाल जो हैं ये कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो हमने KYC में डिस्कस किया था
वहाँ से, और उसके साथ साथ कस्टमर से एक क्वेश्चनर पूछा जाता है जहाँ पे इन सारे सवालों का पूछा जाता है कस्टमर से कि उसने क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है कस्टमर ने, और कितने उसका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होगा, ईयरली वॉल्यूम कितना होगा, और कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड क्या है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो किस इंडस्ट्री में काम करता है। ये सारा कुछ KYC क्वेश्चनर में पूछा जाता है। इसके साथ साथ बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की नेशनैलिटी, रेजिडेंस, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस से डिसाइड कर ली जाती है, और ये ऑटोमेटिकली ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम में निकाल ली जाती है। सारा इन्फॉर्मेशन लेकर इस बुनियाद पे कस्टमर को एक रिस्क स्कोर असाइन किया जाता है। अब ये फाइनल रिस्क स्कोर डिसाइड करता है कि कस्टमर किस कैटेगरी में है। लेट्स अब एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की जो एज है वो अगर 18 से 40 के दरमियान है तो हम उसे स्कोर देते हैं जो कि लो होगा। उसके बाद 40 से 60 पे हम कस्टमर को 2 रिस्क देंगे जो कि मीडियम रिस्क है, और 60 प्लस पे हम कस्टमर को 3 रिस्क असाइन करते हैं, 3 नंबर असाइन करते हैं जो कि हाई रिस्क होगा। इसी तरह हम इंडस्ट्री का, अगर एजुकेशन की इंडस्ट्री है तो हम उसे 1 असाइन करेंगे। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है। अगर रियल एस्टेट की है तो वो नॉर्मली हाई रिस्क कंसीडर होती है तो उसका 3 हो जाएगा। फाइनली हम इन तमाम स्कोर्स को जो हमने डिफरेंट कैटेगरी में दिया है कस्टमर को, तो उसे ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एज का 1 हो गया, इंडस्ट्री का 3 हो गया, उसके अलावा रेजिडेंस का 10 हो गया। अब एक मिसाल से समझते हैं कि अगर आपके पास एक कस्टमर है जो 35 साल का है और वो आपके पास अपना अकाउंट खुलवाने के लिए है जिसका मकसद एक्सचेंज सर्विसेज को इस्तेमाल करना है, तो आप फिर उस हवाले से और कस्टमर की रेजिडेंस जो है वो किसी लो रिस्क कंट्री की है जबकि उसकी जो नेशनैलिटी है वो किसी हाई रिस्क कंट्री की है। तो और उसके साथ साथ कस्टमर का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी एम्प्लॉयमेंट है, जबकि उसकी जो इंडस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट की वो एजुकेशन है। तो ये नॉर्मली एक लो रिस्क कस्टमर तस्वर होगा। और इसे स्कोरिंग करने के लिए अगर हम रिस्क स्कोरिंग अगर ऐड करनी है कस्टमर की तो हम इस तरह करेंगे। अगर उसकी कैटेगरी 18 से 40 साल के दरमियान है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये डिफरेंट एज का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से और वो कहाँ पे रेगुलेटेड है उस हवाले से स्कोर डिफरेंट हो सकता है, एज फैक्टर भी डिफरेंट हो सकता है। तो एज का हम 1 स्कोर दे देंगे कस्टमर को, एम्प्लॉयमेंट का 1 हो गया क्योंकि लो रिस्क है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री भी 1 हो गई। और अगर हाई रिस्क है, हाई रिस्क सिटीजन है कस्टमर, किसी हाई रिस्क कंट्री का नेशनल है तो वहाँ पे 3 रिस्क हो गया। और इसी के साथ साथ अगर रेजिडेंस उसकी किसी और कंट्री का है जो कि लो रिस्क है तो फिर उसका 1 स्कोर हो गया। आखिर में हम इस तमाम स्कोर को ऐड कर लेंगे। लेट्स से कस्टमर का टोटल स्कोर प्रोडक्ट के हवाले से और ये सारा कुछ उसके ईयरली वॉल्यूम और ये सारा हम ऐड करते हैं और कस्टमर का स्कोर टोटल 12 बनता है। तो नॉर्मली जो इंस्टीट्यूशन है उनका ये होता है कि 0 से लेकर अगर किसी कस्टमर का रिस्क स्कोर 13 तक आता है तो वो उसे लो रिस्क कंसिडर करते हैं, और अगर 14 से 20 के दरमियान आता है तो वो मीडियम है, और अगर मीडियम और अगर 21 से 40 के दरमियान है तो वो हाई रिस्क कंसिडर होगा, और अगर 40 से ज़्यादा है तो वो प्रोहिबिटेड भी हो सकता है और वेरी हाई भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे रेगुलेटेड है और उसकी रिस्क एपिटाइट कितनी है और वो कौन सा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे अगर कस्टमर लो रिस्क है तो फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कस्टमर को एक लिमिट असाइन करता है। अगर कोई लेट्स से कोई मनी ट्रांसफ़र बिजनेस है तो वो उसे एक लिमिट असाइन कर देगा, लेट्स से 10,000 लो रिस्क कस्टमर के लिए, जहाँ पे वो कस्टमर $10,000 तक बग़ैर किसी मज़ीद इंफॉर्मेशन के वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर 10,000 से ज़्यादा करेंगे तो फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाएगा, तो फिर वहाँ पे उस कस्टमर को इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, जहाँ पे उसे अपने सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ वो प्रोवाइड करना होगा। इसी तरह मीडियम रिस्क को 5,000 की लिमिट असाइन हो सकती है। ये अगेन डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। यहाँ पे ये जो फिगर्स आपको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ एक जनरली एक मिसाल देने के लिए समझाए जा रहे हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। तो मीडियम रिस्क के लिए 5,000 की अगर लिमिट होगी तो फिर 5,000 से जैसे ही वो क्रॉस करेगा बंदा तो उसके लिए उसे अपने सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ वेल्थ प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और लास्ट में अगर कोई हाई रिस्क है तो फिर उसके साथ 500 या $1,000 की लिमिट होगी, और अगर वो इससे ज़्यादा के ट्रांसफ़र करता है तो उसे फिर अगेन अपना उसे इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस उसकी करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उससे सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ
मांगी जाएगी। अगर किसी कस्टमर का रिस्क स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, अगर वो किसी प्रोहिबिटेड कंट्री से है या किसी सैंक्शन कंट्री से है और रिजाइड भी वहाँ पे कर रहा है, तो वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आएगा, जहाँ पे उसके साथ कोई डीलिंग नहीं होगी, उसके साथ कोई बिजनेस नहीं होगा और उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये जनरली इस तरह रिस्क को कैटेगराइज किया जाता है और इस बुनियाद पर कस्टमर को एक लिमिट असाइन की जाती है। कस्टमर को रिस्क असाइन करना और इस रिस्क की बुनियाद पर कस्टमर की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करना, ये एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।